ऑल ऑफ यू, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन पहली दफ़ा आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। वैसे तो दुरानी साहब जो है, आसिफ़ दुरानी साहब फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं और लिखते हैं और आजकल भी एम्बेसडरशिप छोड़ने के बाद भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अफ़गान अमूर के हवाले से हो या पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। तो इनकी काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं, अब भी करते हैं और पहले भी करते रहे हैं। सबसे पहले तो कहेंगे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया फ़खर साहब। दुरानी साहब, एक तो ये शुरू करूँगा, वैसे इंडिया के हवाले से तो बात हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक़्त हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे हालात ख़राब हुए हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमने क्या कोई मिस्टेक एक दफ़ा फिर 15 अगस्त 2021 को किया जिस वक़्त तालिबान ने टेक ओवर किया, या उसके बाद हालात ख़राब हुए कि अब इस लेवल पे पहुँचे कि वो बातचीत और कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं हो रही काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान? देखिए, अफ़गानिस्तान में तो अभी हम मुकम्मल तौर पे नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है। जी। उसके बाद ये भी हकीकत है कि जो टीटीपी का वजूद है, वो अफ़गानिस्तान में है और तकरीबन 6000-7000 टीटीपी के लोग वहाँ पे हैं और वो इस दौरान हमने अफ़गान तालिबान की बात मानते हुए उनके साथ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, लेकिन वो भी नाकाम हो गए हैं। तो आपने जो हुज्जत है वो तमाम किया, उसके बाद अब जो बज़ाहिर जो हुकूमत की पॉलिसी है कि अब उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और उनको अगर उन्होंने पाकिस्तान आना है तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा और उन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा अगर वो किसी के खून में इन्वॉल्व हैं, किसी के मर्डर में इन्वॉल्व हैं। तो ये सूरत-हाल इसीलिए जो है आपको फ़िलहाल तो गैर यकीनी नज़र आती है। जी। लेकिन अफ़गानिस्तान का तो अभी ऐसा है कि पिछले 42 साल से अफ़गानिस्तान बिल्कुल। इन्हीं हालात से दो-चार है। उसको कोई ऐसा यानी सबात या स्टेबिलिटी अभी तक हासिल नहीं हुई और ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट मुल्क है और उसकी तारीख़ की भी हकीकत यही है। यानी सिवाय ज़ाहिर शाह के पीरियड के जो 40 साल का था 1933 से 73 तक, उसमें एक आपको स्टेबिलिटी या पीसफुल पीरियड नज़र आता है। उससे पहले भी जो है वो टर्मॉइल था वहाँ पे और सोवियत ट्रूप्स के आने के बाद आपके सामने है और बिल्कुल। अब तक सूरत-हाल उसी तरह से अनस्टेबल है। तो ये अच्छा हमारे सर। लिए एक चैलेंज है। ये हमें बहैसियत नेबर हमारे लिए चैलेंज है। वजह ये है कि हमारे जो है उनके साथ कॉमन रिश्ते हैं, जो किसी और अफ़गानिस्तान के जो नेबर है, उनके साथ ये सूरत-हाल नहीं है उस तरह से। तो इसके भी अपने मसाइल हैं, इस वजह से हमारे यहाँ रिफ्यूजी भी है, अफ़गान रिफ्यूजी बिल्कुल। बहुत बड़ी तादाद में है। बिल्कुल। फिर हमारे ईरान के अंदर हैं, अगरचे ईरान के साथ उनकी उस तरह की कॉमन एथनिसिटी नहीं है जो बिल्कुल। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। जी। अच्छा सर, लेकिन इसके बावजूद भी गिले भी बहुत रहते हैं अफ़गानिस्तान के हमारे। आप तो क्योंकि ज़्यादा करीब से देखते हैं, मेरा भी कुछ आना-जाना होता है, कुछ दोस्त वहाँ पे काबुल में अब भी रहते हैं। उनके बड़े सारे गिले हैं और वो कहते हैं कि जी आपने हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया। आप लोगों ने अमेरिका का साथ दिया और फिर उसके बाद दोबारा जब अमेरिका 2001 के बाद आया, उस वक़्त भी हमारे खिलाफ। तो वाक़ई ऐसा है या सिचुएशन कुछ और है, उनको कुछ और नज़र आ रही है? ये डिपेंड करता है कि आप से कौन मुख़ातिब है, कौन-सा अफ़गान मुख़ातिब है, ये उस जी। पे डिपेंड करता है। अब हमने पाकिस्तान ने तो सोवियत यूनियन से दरख्वास्त नहीं की थी कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ। ना हमने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को कहा था आप तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान, जी। क्योंकि वो खुद आए थे बिल्कुल। और अब भी आना चाहते हैं। आप ये भी देख लें, बिल्कुल। यानी तालिबान के आने के बाद से तकरीबन 4 लाख के जी। करीब अफ़गान जो है पाकिस्तान आ चुके हैं अपनी फैमिलीज़ बिल्कुल। के साथ। उनमें ज़्यादातर कोशिश उनकी यही है कि वो
जो बाकी यूरोपियन ममालिक में या अमेरिका में या कनाडा में उनको वीज़ा मिल जाए। अब उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो बहरहाल इन मुल्कों के पास पेंडिंग है। तो ये इसलिए वो शिकवा, गिला-शिकवा ज़ाहिर है जब वो मुश्किल में आएँगे तो उनके लिए उन्हें देखना है कि क्या वजूहात हैं। हम भी मुतासिर हुए हैं उसी तरह आखिर हमारे भी तो कोई 80,000 लोग मारे गए। बिल्कुल, हमारा भी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट तकरीबन $150 बिलियन है, हमने लूज़ किया है। बिल्कुल, तो ये उन दोस्तों से ये पूछना चाहिए कि बताइए अगर आप इसने सफ़र किया तो हमने आपसे ज़्यादा सफ़र किया, बल्कि हमने तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमने जो इंडिया के साथ 3 जंगें हैं उसमें हमारा नुकसान कम था बिल्कुल, बनिस्बत इसके कि जो ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान की वज़ह से बिल्कुल। हमको जो नुकसान हुआ है। तो ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो यानी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनको तो उनको सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, आपकी ये बात सही है कि अभी भी 4 लाख लोग आए हैं, इससे पहले भी मौजूद हैं और वो जाना भी नहीं चाहते। दूसरी तरफ सर जब हम ईरान के बॉर्डर्स की वीडियोज़ देखते हैं, तो वो जिस तरीके से पेश आते हैं उनके साथ, शायद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ उस तरह की कभी उन्होंने, मेरा नहीं ख़्याल कि कभी उनका बिहेवियर ऐसा रहा हो, तुरखम पे हो या फिर स्पिन बोल्दक जो चमन का बॉर्डर है या फिर हमारे शहरों में जहाँ ये लोग रहते हैं। आई डोंट थिंक सो, कम से कम मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुज़री जो अभी कुछ दिन पहले एक अफ़गान जर्नलिस्ट ने एक वीडियो लगाई हुई थी और जिस तरीके से वो मतलब वायलेंस उनके ऊपर कर रहे थे, उनको हथकड़ियाँ डालकर। लेकिन उसके बावजूद सर, मैं अब मुझे अफ़सोस इस बात का होता है कि ईरान को कुछ नहीं कहा जाता उस तरीके से जिस तरह का हमें कहा जाता है। तो आप ये सवाल उनसे करें, फिर देखें उनका मैंने तो जवाब सर क्या ट्विटर पे उनके ऊपर लिखा कि यार, मैंने कहा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अफ़गानिस्तान की तरफ से। आप ये वीडियो अगर इससे कम तर वीडियो पाकिस्तान की होती तो शायद आप लोग अभी वेल एक क्रिकेट मैच की वजह से आप लोगों ने कितना शोर मचाया दुबई के अंदर जब आप आ रहे हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। जी, अब ये बाज़ चीज़ें हैं, अब ज़ाहिर है वो अ उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बस वो कम इल्मी की बात है मेरे ख़्याल में, ये कहा राइट। जा सकता है। सर और अभी टीटीपी की जो सिचुएशन है, तो क्या हम बार-बार उनसे हमने मुज़ाकरात इससे पहले भी किए, इस दफ़ा भी मुज़ाकरात किए और अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद उनको एक बड़ा टाइम मिला जिस वक़्त हम उनसे डायलॉग्स कर रहे थे, उसमें वो स्ट्रॉन्ग हुए और फिर जो अमेरिका ने वहाँ पे वेपन्स छोड़ा था, वो भी उनके हाथ लगा हुआ है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। तो क्या हमने मिसकैलकुलेट किया सिचुएशन को? नहीं, मेरे ख़्याल में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को थ्रेटन कर सकें या चैलेंज कर सकें। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो बहरहाल मज़बूत है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके फ़िलहाल वो अपने एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं, वो ज़ाहिर है सैबोटाज ऐसी चीज़ है जिसमें इनिशिएटिव सैबोटियर के हाथ में होता है। जो तख़रीबकार है वो टाइम और वेन्यू चूज़ करता है जो उसने करना है। आप यानी गवर्नमेंट लकी है कि उसके पास अगर प्रायर इंटेलिजेंस हो तो वो उसको अनर्थ कर ले। नहीं तो बहरहाल इनिशिएटिव जो है वो सैबोटियर के हाथ में होता है। ये हम फेस कर रहे हैं और ख़ासकर 9/11 के बाद से बिल्कुल, ये इसके इनकी तादाद बढ़ी है। लेकिन दरमियान में कंट्रोल भी हो गए तो फिर बिल्कुल, टीटीपी वही थी जो जिसको भागना पड़ा। वरना एक ये भी वक़्त था कि लोग कह रहे थे कि स्वात हाथ से चला गया है, बिल्कुल, मालाकंड हाथ से चला गया, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ें अप्स एंड डाउन होते हैं, वो लेकिन उनको टीटीपी के लोग भी मेरे ख़्याल में ये कम इल्मी है और उनके जो ऑपरेटिव्स हैं, वो ज़ाहिर है जाहिल लोग हैं। उनकी जहालत उन पे ग़ालिब है। वो एक रिचुअलिस्टिक इस्लाम के दाई हैं बिल्कुल, और उसको एग्ज़ैक्टली, वो प्रीच भी करते हैं और उस पे अमल भी करते हैं और वो वही रिचुअलिस्टिक इस्लाम वो नाफ़िज़ भी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अभी इसका क्या किया जाए? हमारे यहाँ जहालत तो भरी हुई है, तो एग्ज़ैक्टली, उसका बिल्कुल। शाखसाना है। जी। राइट। अच्छा सर, अगर मैं आपसे थोड़ा-सा फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ आता हूँ, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जी 1980s तक हमारी सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट थी, बड़े खुले ज़हन के लोग रहा करते थे। तो
یہ بھی ایک اثر ہے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی یا اس طرح کے اور لوگ جو ہے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ سب کچھ وہ سوسائٹی اوور نائٹ نہیں ہوئی، اس میں وجہ یہ تھا کہ ہم نے گریجولی رول آف لا جو ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ایسی صورتحال ہوتی۔ تو اس میں جو بھی حکومتیں تھیں انہوں نے اس کو ہیڈ آن انہوں نے فیس نہیں کیا، اور جب آپ نے دیکھا ہے جب فیس کیا ہے تو پھر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جی بالکل. تو اس لیے ہمارے یہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ٹیررسٹ گروپس وہ پنپ رہے تھے تو وہ بیکاز آف لیک آف رول آف لا تھا، اور رائٹ. آپ کو ہر صورت میں ملک میں رول آف لا لانا ہے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہی رول آف لا پہ ہی آپ نے کمپرومائز کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تو میرے خیال میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر صورت میں ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے۔ بالکل. سر، فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو کہاں سے آپ کو لگا کہ ہماری فارن پالیسی پہلے ایک صحیح سمت میں جا رہی تھی، جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی ہوتی تھی، ایک انفلوئنس ہوا کرتا تھا دنیا بھر میں، اور پھر کیا ایک دم سے ایسا ہو گیا کہ ہمارے ایون دوست ممالک جو عرب دنیا ہے یا پھر باقی امریکہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، یورپین کنٹریز ساتھ دیتی تھی، چین دیتا رہا ہے، شاید اب بھی کافی حد تک دیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سے گریجولی انہوں نے ان چیزوں کو کم کیا، وہ کشمیر ایشو کے اوپر ہو یا باقی اور بہت سارے مسائل ہو جس کے اوپر انہوں نے آہستہ آہستہ سے ہم سے دوری اختیار کی. تو کیا غلطیاں ہم نے کی ایسی فارن نہیں، پالیسی؟ میں نہیں سمجھتا فارن پالیسی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ فارن جی پالیسی آپ کے تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں، وہ بھی اور وہ بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا اصل میں جو اقتصادی صورتحال ہے وہ کمزور ہو گئی، اوکے. اس کے مضمرات ہمارے جو داخلی پالیسی ہے اس پہ پڑے ہیں، لوگوں پہ ہیں، بے روزگاری ہے، یہ پھر اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑا، جی بالکل. ہمیں لونز لینے پڑے، تو یہ اس کا شاخصہ ہے۔ ورنہ فارن پالیسی لیول پہ جو ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں وہ تو برقرار ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ یوکرین کا جو کرائسس تھا، جی تو اس میں اگر آپ کی کوئی پالیسی نہ ہوتی یا آپ کوئی ایسا کوئی کمزور اسٹیٹ ہوتے تو آپ تو یورپین یا امریکن نیریٹو پہ چلے جاتے، آپ جو ہے یو این جنرل اسمبلی میں جو ہے وہ امریکن اسپانسرڈ ریزولوشن جی which condemned Russia's action in Ukraine. جی آپ اس کو سپورٹ کرتے، آپ نے ایبسٹین کیا، آپ ہی نہیں تھے اس میں، چین بھی تھا اس میں، انڈیا بھی تھا، بالکل انڈیا، یو اے، ایون اسرائیل بھی تھے۔ بالکل. تو یہ ہے آپ نے، تو اس لیے آپ کا انڈیپینڈنس تو آپ نے مینٹین رکھا ہے۔ آپ اوکے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہاں پہ جو ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور کہاں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ اوکے. تو اس لیے آپ کے جو اقتصادی صورتحال ہے وہ میرے نزدیک ٹیمپریری ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، جی برازیل 1996 میں برازیل اور ارجنٹینا ان کا برا حال تھا، ان کا انفلیشن ریٹ 1500%، 2000%۔ جی تو آپ دیکھیں آج وہ پھر ایک اقتصادی لحاظ سے خاص کر برازیل پہ ایک قوت بن چکا بالکل ہے۔ بالکل. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بہرحال یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اس کے اندر ہمیں کرائسس آئیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ ہم نے، ہوں. اور اس میں بھی دخل جو ہے وہ ایروژن آف رول آف لا تھا، ہوں. اور اس کے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نہ ہونا، اس وجہ سے بھی ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک لیسن دیتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ بالکل. اچھا سر، یہ والی چیز تو صحیح ہے کہ ہم فائنینشلی اس وقت بہت سارے پرابلمس کا شکار ہیں، اکانومی ہماری ڈاؤن ہے، لیکن سر 23واں ہمارا پروگرام ہے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ. تو کیا ہم نے کبھی
اگر ہم کہتے ہیں کہ فارن پالیسی چلے ہماری بالکل صحیح ہے اور اکانومی کی وجہ سے ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم اتنے نیچے چلے گئے. ایک وقت ہوا کرتا تھا 1999 میں انڈیا کے 2 روپے اور ہمارا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد سے یہ اتنا ڈفرنس آیا. بنگلہ دیش ہم سے کافی آگے نکل گیا اکانومی میں، انڈیا بہت آگے نکل گیا، اور بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو ہم سے کافی پیچھے ہوتے تھے، ہم سے آگے نکل گئے. اس کا تعلق آپ کی فارن پالیسی کی کمزوری سے تو نہیں، جی اس کا تعلق تو آپ کی داخلی پالیسی ہے، جی جی. آپ کی اقتصادی پالیسی ہے، آپ کے یہاں کرپشن ہوں. سے تعلق ہے نا. جی آپ کا اس کا فارن پالیسی سے تعلق نہیں بنتا. آپ نہیں نے لیکن جی میں جی فرمائیں. جی جی پلیز پلیز آپ بات کریں سر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فارن پالیسی سے آپ اس کو لنک کر رہے تھے، لیکن اصل جی واقعات تو ملک کے اندر ہوئے ہیں. کرپشن ملک رائٹ کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک رائٹ. ہے. تو سر اور آپ نے جو پھر میں کہوں گا رول آف لا نہ ہونے سے آپ نے جو ہے بڑے ہاتھی پال لیے. پی آئی ہوں اے ہے، آپ کے پاس بالکل ریلویز ہے، آپ کے بالکل اسٹیل مل ہے، بالکل. آپ کے یعنی کوئی ایک 1200 ارب روپے تو آپ خالی یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ہوں جو کہ نقصان دینے والی صنعتیں ہیں ان میں آپ دے رہے ہیں، مفت میں دے رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. یعنی پی آئی اے اپنا نقصان کرتا ہے بالکل اور آپ کو پے کرنا ہے. ہر بالکل. پاکستانی پے کر رہا ہے. جی بالکل. اسٹیل مل ایگزیکٹ ایک گرام اسٹیل نہیں پیدا کر رہا بالکل. اور آپ اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں رول آف لا نہیں ہے. آپ کو ہوں جو ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو وہ کہیں جی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو ان کا گولڈن ہینڈ شیک آپ کرو. آپ بالکل یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ کوئی بالکل نہیں. اور پھر یہ کہ یا پھر آپ اپنے جو آپ کی اسٹیل مل وغیرہ ہیں وہ تو پروفٹ دیتی ہیں اور یہ جو بالکل. گورنمنٹ کی اسٹیل مل ہے یس یہ سر. لاس دے رہی ہے. تو اس کا بالکل مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں چاہتے کہ یہ صحیح طور پہ کام کرے. پی آئی اے وہی فلائٹ بالکل. ایئر لائن ہے جس نے گلف کی ایئر لائنز اور ایمریٹس کو بنایا. دوسرے ان کو بنایا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر کوئی ایسے عناصر ہیں جو اس کو جو ہے نقصان پہنچانا ہوں چاہتے. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. الین ٹو پشاور جی 150% جو ہے اوور بکنگ ہوتی تھی اور اچانک وہ فلائٹ بند کر دی گئی. میں اس وقت ایمبیسڈر تھا وہاں. اوکے. ہم نے پروٹیسٹ کیا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا تو وایا کراچی کر دیا. وہ کسی طور پہ فائدہ مند نہیں تھا. اور اس کے ہوں مقابلے میں جو اتحاد ایئر ہے اس نے 2 فلائٹیں چلانا شروع کر دی. اس کا اوکے. مطلب ہے کہ کوئی پی آئی کے اندر بیٹھا تھا جو یہ بالکل نہیں چاہتا تھا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہ ایگزیکٹلی. چیزیں آپ کو دیکھنے کی ہے. اگر آپ رول آف لا نہیں اسٹیبلش کریں گے تو یہی صورتحال ہوگی. اچھا سر ایک سوال رول آف لا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اداروں کے بھی نام لیے اور ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر میں کروں تو صحیح ہے، میں اگر کوئی کرپشن کروں، لیکن اگر دورانی صاحب کریں تو میں کہوں وہ دورانی صاحب نے تو بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کر لی. سر یہ کون لے کے آئے گا؟ 75 ایئر سے ہم یہی کہہ رہے ہیں اور شاید ہماری پستی کی وجہ یہی ہے. آپ نے کہا کہ اکانومی یا پھر ہمارا رول آف لا، ان کی وجہ سے ہماری ساری چیزیں خراب ہو رہی ہے. ڈیفنس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، فارن پالیسی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اور جو انٹرنل سیکیورٹی ایون اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا میرے نزدیک صرف رول آف لا ہو تو آپ کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی، ہے. جی آپ کی سیکیورٹی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کے فارن پالیسی پہ بھی اس کے مثبت اثرات. ان تمام باتوں کے گرد صرف ایک کانسیپٹ ہے وہ جی. گھومتا ہے، وہ رول آف لا. لیکن سر وہ لائے گا کون؟ جو بھی پبلک لائف میں آئے گا، جو بھی اقتدار میں ہوگا اس کی ذمہ داری. تو آپ کسی کس سے اور کی ایکسپیکٹ کوئی دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ ایسا کی کہ بات کوئی؟ ہی نہیں. جی یہ ان کا فرض بنتا ہے. ایکسپیکٹ وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے. اوکے یہ ان کا فرض ہے ورنہ وہ نہ آئے. اگر وہ یہ رول آف لا اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نااہل ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے. اوکے رائٹ. اچھا سر اس میں لاسٹ ایک کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. شارٹ کٹس نہیں ہیں. فائن شارٹ کٹس ٹھیک. نہیں ہیں. آپ لوگ سیاست میں نہ آئیں اور اگر آپ آتے ہیں تو آپ رول آف لا کو اسٹیبلش کریں. چاہے اس میں ایگری. آپ کو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ تشریف نہ لائیں.
ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। सर एक लास्ट क्वेश्चन इंडिया के हवाले से करूँगा। उनके डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े फ़ेमस हैं, रशिया से ऑयल जब खरीदना उन्होंने शुरू किया यूक्रेन वॉर के बाद, तो काफ़ी मतलब उनको भी टफ़ टाइम मिला यूरोप में मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं डिबेट्स में जब वो बैठते बैठे होते थे, तो उनसे यही सवाल होता था, अमेरिका में यही सवाल होता था। सर क्या अगर मैं कंपैरिज़न करूँ उसके अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर अभी वाले जो हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, क्या कहेंगे दोनों के हवाले से कि एक के पीछे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे के पीछे इकोनॉमी वीक है, ये डिफरेंस है या कोई और? नहीं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी मज़बूत हुकूमत को तो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे, ठीक फाइन, है? ओके, उसके मुकाबले में जयशंकर जिस हुकूमत को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो बहरहाल स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो हैसियत है, अ, 3/4 उनकी मेजॉरिटी है ऐवान में। उन्होंने देख लें कश्मीर में जो है वो आर्टिकल 370 रिवोक किया है। कश्मीर जी, पे जो ज़ुल्म ढा रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई जी, यानी अपोज़िशन पार्टी जो है वो चूँ भी नहीं कर सकती। हुँ, और मिस्टर मोदी जो है वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये बहरहाल इस वक़्त उनका दौर है। एक ज़माने में हिटलर भी वो भी तो इलेक्ट होके आया था ना, वो भी इलेक्टेड लीडर था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था। जी, लेकिन सोच, वो सोच की बात है, जो हिंदुत्व की सोच है, अ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कम से कम इस सोच का को रिप्रेज़ेंट नहीं करता, ओके, जो इंडिया के अंदर जयशंकर साहब करते हैं या मोदी साहब करते हैं। वो एक सोच है जो हेट बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपने माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करके रखना है और ये साबित करने के लिए कि हम हिंदू महान हैं, आपने माइनॉरिटी को दबाना है। ये एक अजीब लॉजिक। हुँ। अच्छा बहरहाल सर एक अगर इस हवाले से हम बात कर लें तो कश्मीर के हवाले से पहले ओआईसी बात करती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दी। इवन अब सऊदी नहीं, अरेबिया, यूएई ने अब ओआईसी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओआईसी ने पूरा सपोर्ट दिया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बात ये है कि कश्मीर देखें वो अ, जो सूरत-ए-हाल है, दोनों इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं। जी, अब आपने जो है वॉर के ज़रिए तो अ, मुमकिन नहीं है, वरना तबाही बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, तबाही का मतलब दोनों मुल्क तबाह हो जाएँगे। ये म्यूचुअली बिल्कुल। एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे मैड कहते हैं, वो हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनके अंदर रहते हुए मसले का हल सोचने की तरफ जाना होगा। लेकिन साथ में हमें हौसला नहीं हारना है। मैं तो मिसाल देता हूँ, चाइना ने हांगकांग के लिए 150 साल इंतज़ार किया, मकाओ के लिए उन्होंने 400 साल इंतज़ार किया। आपको करना होगा और कश्मीर लोगों को कुर्बानी देना पड़ेगा। उनको ये ना समझें कि उन्हें प्लेट में हाज़िर हो जाएगा, कि आज़ादी उनकी या राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिल जाएगा। उसके लिए जदोजहद देना पड़ेगा। अभी भी उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा जानें कुर्बान की, लेकिन लेकिन सर डू यू थिंक वो कि कश्मीर वो का जो आज का यूथ है, वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? ये मैं नहीं कह सकता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी, वो बहरहाल 10-10, 12-12, 14-20 लोग तो मारे जा रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। हाँ, वो एक दफ़ा अगर कोई 2000, 3000 की कुर्बानियाँ देंगे तो फिर जो है दुनिया का भी कॉन्शियस जो है वो झंझोड़ेगा उसको और वो सामने आएगा। तो इसके लिए कश्मीरी यूथ को भी और कश्मीरियों को भी कुर्बानी बहरहाल देना पड़ेगा। हम भी कुर्बानी दे ही रहे हैं। पिछले 75 साल से हम दे रहे हैं, वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि खामोश होते, लेकिन हम भी खामोश तो नहीं हैं। हमारा जो है वो पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक जो है सपोर्ट वो शामिल है। तो इसलिए मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक सपोर्ट हमारी मौजूद है और रहेगी। हमने तो उससे दस्तबरदार नहीं हुए। हम तो उसका लेकिन पार्ट उसका कोई फ़ायदा होगा सर? देखो फ़ायदे आप हर चीज़ के फ़ायदे आपको फ़ौरन नहीं ओके मिलते। आप एक स्ट्रगल है, एक इश्यू है, उसके पीछे आप चले, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। और इसको आप एंड ये नहीं किया जा देखें कि सकता है? आपको जो है इसका मैथमेटिकल आंसर आपको इस तरह की जद्दोजहद में नहीं मिलता।
और सर इसलिए एंड इसका हो सकता है, मतलब एंड इसका हम हम कर सकते हैं कि दोनों अगर कंट्रीज़ बैठती है और उसको एंड कर ले, क्योंकि डिस्प्यूट्स कब तक लेके पालते रहेंगे? देखिए यही तो हम कहते रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी चूँकि पश्तो में वो कहते हैं आगोल पे गुंबर गिरी, तो इस वक़्त गुंबर में है तो ठीक है उनको करने दें। लेकिन वो अल्टीमेटली बहरहाल जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो कामयाब तो होते हैं। चले लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना। तो आपके टाइम के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।